आज हम शिक्षण कौशल के बारे में जानेंगे। शिक्षण कौशल जो है वह एक ऐसी क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति अध्यापक व छात्र दोनों मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात जो सीखने और सिखाने की जो कला है वह शिक्षण कहलाती है तथा इस कला को आगे बढ़ाने के लिए एक अध्यापक जिन व्यवहारिक तौर तरीके या माध्यमों या साधनों का प्रयोग करते हैं वह शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल असल में किसी भी शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण जो विषय वस्तु है उसको समझाने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। शिक्षण कौशल एक माध्यम का कार्य करता है बालकों को समझाने के लिए, विषय वस्तु को समझाने के लिए, जिसके द्वारा जो अध्यापक है तथा छात्र दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिक्षण कौशल जो है उसके जनक कौन हैं। तो शिक्षण कौशल के जो जनक हैं वे एलेन तथा रॉयन जो है वे शिक्षण कौशल के जनक कहलाते हैं। शिक्षण कौशल के जो जनक हैं वह एलेन तथा रॉयन कहलाते हैं तथा इन्होंने 14 प्रकार के शिक्षण कौशल की व्याख्या की थी। 14 प्रकार के शिक्षण कौशल के बारे में बताया है, जबकि जो NCERT में शिक्षण कौशल की जो संख्या है वह 7 मानी गई है। तो हम देख लेते हैं शिक्षण कौशल के जो संख्या है वे। पहला है अनुदेशात्मक उद्देश्य लेखन कौशल, दूसरा है पाठ प्रस्ताव कौशल, तीसरा है प्रश्न कौशल, चौथा है विवरण तथा कथन कौशल, पांचवा है स्पष्टीकरण कौशल, छठवां है दृष्टांत कौशल, सातवां है उद्दीपन या उद्दीपक परावर्तन कौशल, आठवां है श्यामपट्ट लेखन कौशल, नौवां है पुनर्बलन कौशल, 10वां है छात्र सहभागिता कौशल, 11वां है प्रदर्शन कौशल, 12 पाठ समापन कौशल, 13 है कक्ष प्रबंधन कौशल। तो यहाँ पर हम 13 प्रकार के कौशलों के बारे में देखेंगे, उसकी परिभाषा तथा उसके घटक के बारे में देखेंगे। तो पहला है हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य कौशल। तो इस कौशल के अंतर्गत शिक्षा तथा शिक्षण के जो उद्देश्य को शामिल किया जाता है, अर्थात जिन उद्देश्यों को आधार मानकर एक शिक्षक अपने प्रकरण को अपने छात्रों को पढ़ाता है या विषय वस्तु को अपने छात्रों को पढ़ाता है तथा उन उद्देश्य का हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग होता है, उन्हें ही अनुदेशात्मक उद्देश्य कहा जाता है। जैसे कि कोई भी शिक्षक जो है वह विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण देकर बालक के व्यवहारिक जो जीवन में उपयुक्त होने वाले जो वस्तु हैं उसके द्वारा किसी विषय वस्तु को समझाते हैं, तो वह बालक के जो मन मस्तिष्क में अधिक सरलता से विद्यमान हो सकते हैं। तो यह जो कौशल है वह मुख्य रूप से इसी पर आधारित है। इन उद्देश्यों का संबंध ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक इन तीनों से होता है। अब देख लेते हैं, दूसरा है पाठ प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। मतलब ये है कि पाठ प्रस्तावना जो कौशल है वह किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व जो शिक्षक होते हैं वह कक्ष में बालकों को पाठ के जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों संबंधित जो विषय वस्तु है उससे संबंधित बालकों से पहले प्रश्न पूछते हैं या उसका पुनर्ज्ञान है कि नहीं, इस बारे में जानने का जो कौशल होता है यह उसी पर आधारित है। इससे विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता चलता है, साथ ही साथ पढ़ाए जाने वाले जो प्रकरण है उसके प्रति सामान्य जानकारी का भी पता चलता है। इस जो कौशल है इसके कुछ घटक हैं पाठ प्रस्तावना कौशल के। तो पहला है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का प्रयोग। तो इस जो कौशल में जो शिक्षक होते हैं वह बालकों से
बालकों से पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाने के लिए उससे संबंधित प्रश्नों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है प्रश्नों का प्रकरण से संबंधित होना। मतलब हम मतलब जो शिक्षक हैं वह नए विषय वस्तु पढ़ाने वाले हैं तो वे उसे बताने के लिए जो बालक के व्यवहारिक या आसपास की जो वस्तु हैं उससे संबंधित करके उस विषय वस्तु को बालकों के सामने रखता है। तो यह प्रक्रिया उस पे संबंधित है। तीसरा है सभी प्रश्नों के क्रमबद्धता होना। सभी प्रश्नों के क्रमबद्धता होना मतलब यह है कि कोई भी प्रश्न पूछने से पहले उसका एक क्रम निर्धारित करना कि सबसे पहले हमें सरल प्रश्न पूछना है, फिर कठिन प्रश्न पूछना है, इस बारे में है। फिर है उत्तर प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रश्न के स्तर के आधार पर समय देना। मतलब प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को समय देना ताकि वह अनुमान लगा सके, ताकि वह उसके उत्तर को जान सके। फिर है उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके शिक्षक जो है अपनी विषय वस्तु को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फिर है प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो प्रकरण को या पाठ के मूल स्वरूप को प्रकट करे। मतलब यह है कि जैसे कि हमें पढ़ाना है प्रकाश संश्लेषण, तो कोई भी शिक्षक बालकों से यह पूछ सकता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं मतलब ये पूछ सकते हैं कि यह पूछ सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना सकते हैं। ये तो कठिन हो जाएगा कि वो सोचेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो ऐसे नहीं। हमें सबसे पहले ये पूछना है कि जैसे कि शाकाहारी जो जंतु हैं वह किसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो बालक बताएगा कि वह हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर हम ये पूछ सकते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वे हरे क्यों होते हैं, तो बालक बता सकता है कि उसमें पर्णहरिम पाया जाता है। अब हम उनके सामने यह रख सकते हैं कि जो पर्णहरिम जो है वह कौन सी प्रक्रिया में मदद करता है या जो पौधों के भोजन बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से जो प्रश्न हैं उनका जो क्रम है वह सरल से जटिल होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। अब है प्रश्न कौशल। तो प्रश्न कौशल जो है वह किसी भी शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। इसके द्वारा हम पढ़ाए गए मतलब इसके द्वारा कोई भी शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान का मूल्यांकन कर सकता है। बालकों को प्रश्न पूछ के कि उन्हें वह किस लेवल तक उन्हें समझ आया है और उन्हें कौन कौन सी चीज़ें याद हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रकरण है, बीच बीच में प्रश्न कौशल का प्रयोग करने से छात्रों में उस पाठ के प्रति रुचि या तत्परता बनी रहती है। मतलब यह है कि किसी भी विषय वस्तु को अगर शिक्षक पढ़ा रहा है कक्ष में, तो उससे संबंधित बीच बीच में उन्हें बालकों को प्रश्न पूछना चाहिए ताकि जो उस विषय वस्तु के प्रति जो रुचि है वह बच्चे में बनी रहे और साथ ही छात्रों को सीखने या ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। अब देख लेते हैं प्रश्न कौशल के घटक। तो प्रश्न कौशल के घटक हैं, पहला है प्रश्नों का स्वरूप छोटा होना चाहिए, अर्थात लंबे लंबे प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि शिक्षक को छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में बालकों को पूछना चाहिए। फिर है दूसरा प्रश्न सदैव छात्रों की आयु तथा उसके स्तर के अनुकूल होना चाहिए। सभी प्रश्नों में तारतम्यता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब कि बालकों को उनके आयु के अनुरूप प्रश्न पूछने चाहिए कि वह समझ सके और उनके बारे में अनुमान लगा के वह उत्तर सामने रख सके। तीसरा है प्रश्न सदैव विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। फिर है प्रश्नों का वितरण कक्षा में समान मात्रा में होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक बालक से व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछना चाहिए। कक्षा में कभी कभी सामूहिक प्रश्नों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर है जहाँ तक संभव हो हाँ नहीं वाले तथा सत्य असत्य वाले प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। मतलब ये है कि हमें हमेशा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न करना चाहिए ताकि हम उसके बारे में आसानी से जान सकें, और हमेशा जो प्रश्न हैं वो हाँ या ना सत्य असत्य वाले प्रश्नों का प्रयोग कम करना चाहिए, और जो सामूहिक जो प्रश्न पूछा जाता है वह भी नहीं करना चाहिए। इससे हम सामूहिक रूप से हर बालक की हम क्षमता को नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए हमें
व्यक्तिगत रूप से बालकों को पूछना चाहिए एक एक करके, जिससे हमें ये समझ आ सके कि उस बालक को कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें समझ पाया है। इससे हमें ये अनुमान हो जाएगा कि हमने जो पढ़ाया है वह बालक के मन मस्तिष्क तक कहाँ तक पहुँचा है। फिर है चौथा है विवरण अथवा कथन कौशल। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी विषय वस्तु को या सूचनाओं को क्रम से समझाने के लिए विवरण कौशल का प्रयोग किया जाता है। प्रायः यात्रा के वर्णन तथा कहानी कहने में विवरण या कथन कौशल का प्रयोग किया जाता है। इस कौशल के द्वारा किसी विचार, तथ्य तथा प्रकरण की क्रमबद्धता, घटनाओं को व्यक्त करने में सहायता मिलती है। यह जो कौशल है विवरण अथवा कथन कौशल, यह मुख्यतः इतिहास के सब्जेक्ट है हिंदी में प्रयुक्त होता है। इसमें इसमें इसके माध्यम से यात्रा का वर्णन है या कहानी कहने या विवरण या व्याख्या जो प्रक्रिया होती है वह आता है। इसके जो घटक हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो विवरण कौशल में संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट हो जाता है तथा छात्र बहुत ही कम समय में पूरे प्रकरण को आसानी से समझ लेता है। मतलब यह है कि किसी भी घटना को हम कहानी के रूप में बालकों के सामने प्रदर्शित करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो वह बालक के मन मस्तिष्क में ज़्यादा अच्छे तरीके से संचित हो सकता है। फिर है विवरण को छात्र पूरे ध्यान से सुनते हैं जिससे उनमें जिज्ञासा का विकास होता है। फिर है स्पष्टीकरण कौशल। तो स्पष्टीकरण जो कौशल है वह जब शिक्षक अपने छात्रों को किसी प्रकरण या तथ्य को समझाने के लिए सरल से सरल भाव, विचार या अपनी भाषा के द्वारा क्रमिक व तार्किक रूप से विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं तो उसे स्पष्टीकरण कौशल कहते हैं। स्पष्टीकरण कौशल के माध्यम से जो शिक्षक है वह अपनी जो विषय वस्तु है उसे सरल रूप में बालकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उन्हें और भी भागों में तोड़ते हुए उन्हें सरल भागों में बालकों के सामने प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं स्पष्टीकरण कौशल के घटक। तो स्पष्टीकरण के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। व्यवहारिक मतलब नॉर्मल जो भाषा है, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे किताबों में दिया हुआ जटिल जो भाषा है उसे हमें सरल करके बालकों तक पहुंचाना चाहिए ताकि उन्हें समझ आ सके। फिर है उदाहरण के रूप में व्यवहारिक उदाहरण या परिवेश से जुड़े उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी विषय वस्तु से संबंधित जो व्यवहारिक उदाहरण है उसे देना चाहिए बालकों को, या उसके आसपास जो संबंधित वस्तुएं हैं या वातावरण से संबंधित चीज़ें हैं उससे संबंधित करके उन्हें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से याद रहे। फिर है स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है स्पष्टीकरण में छात्रों की सहभागिता भी होनी चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उनका जो निष्कर्ष है वह स्पष्ट होना चाहिए, हाँ या ना नहीं रहना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए ताकि जो छात्रों में भी किसी प्रकार का असमंजस की स्थिति ना हो सके। फिर है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल से संबंधित यह है कि जो शिक्षक हैं वह चित्र, मुहावरे का प्रयोग करके या कुछ बालकों को दिखाकर अपने विषय वस्तु को बालकों तक पहुंचा सकते हैं। यह जटिल तथा कठिन प्रकरण को समझाने के लिए उचित रहता है। जैसे कि चित्र के माध्यम से हम बालकों को आसानी से जटिल प्रक्रियाओं को समझा सकते हैं। दृष्टांत कौशल जो है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक मौखिक दृष्टांत कौशल। शाब्दिक मौखिक दृष्टांत कौशल के अतिरिक्त हम मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं बालकों के सामने। फिर है अशाब्दिक दृष्टांत कौशल। अशाब्दिक दृष्टांत कौशल मतलब हम किसी मानचित्र है जैसे या चित्र के माध्यम से बालकों को समझा सकते हैं। अब है उद्दीपन परावर्तन कौशल। तो उद्दीपन परावर्तन जो कौशल है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली वैचारिक प्रस्तुति, हाव भाव, शरीर के अंगों का संचालन, स्वर तथा वाणी में उतार चढ़ाव तथा मौन भाव अभिव्यक्ति के तौर तरीके उद्दीपन परावर्तन कौशल के अंतर्गत आते हैं।
प्रायः शिक्षक अपने प्रकरण को आकर्षक तथा रुचिकर बनाने के लिए विविध उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ाते समय छात्रों के समीप जाना, आँख, मुँह, हाथ इत्यादि का प्रयोग करना तथा स्वर में उतार चढ़ाव करना आदि का प्रयोग करते हैं। उद्दीपन परावर्तन कौशल के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं उनका जो हाव भाव है वह मुख्य रूप से बालकों के मन मस्तिष्क पर केंद्रित होता है। उनके हाथों का संचालन, उनके आवाज़ का बढ़ना कम होना, उतार चढ़ाव, ये सब उनके मन मस्तिष्क में ज़्यादा एकत्रित हो सकता है और इसके माध्यम से जो विषय वस्तु उसको आकर्षक बनाया जाता है। इसके घटक हैं, पहला है यथोचित शरीर का संचालन करना, दूसरा है शरीर में उतार चढ़ाव करना, तीसरा मौन तथा विराम का प्रयोग करना, फिर है मौलिक एवं दृष्टांत व्यवस्था में परिवर्तन, फिर है शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परावर्तन, फिर है श्यामपट्ट लेखन कौशल। तो श्यामपट्ट लेखन कौशल में श्यामपट्ट का प्रयोग बहुत ही प्राचीनतम समय से किया जा रहा है और मानक इसका हरा रंग होता है। श्यामपट्ट पर पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को स्पष्टीकरण, व्याख्या या चित्रमय के रूप में अत्यंत प्रभावी दृश्य साधन है। मतलब ये है कि श्यामपट्ट के द्वारा हम आकर्षक लेखन के द्वारा और उसमें हम चित्र बनाकर या पंक्ति में लिखकर बालकों को आसानी से हम उसे विषय वस्तु को आसानी से समझा सकते हैं और रंगीन चाक का प्रयोग करके बालकों को और भी आकर्षित रूप से उन्हें विषय वस्तु के बारे में समझा सकते हैं। फिर है पुनर्बलन। पुनर्बलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्राप्त होने पर छात्र अभिप्रेरणा का विकास हो जाता है और बालक के सीखने की गति जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। पुनर्बलन जो है वह दो प्रकार की होती है, पहला है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक का तात्पर्य यह है कि पुनर्बलन का जो मुख्य रूप से परिभाषा देखें तो उसका मतलब होता है धक्का देना। पुनर्बलन का मतलब ये होता है धक्का देना या उसे आगे की ओर ढकेलना। तो जो शिक्षक है इसका प्रयोग वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में कर सकता है। सकारात्मक रूप में ये कि हम बालकों की प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें शाबाशी दे सकते हैं। तो इन सब से वह बालक जो है वह और भी अधिक प्रयास करने लगता है और बेहतर करने का प्रयास करता है। उसे जब शिक्षक शाबाशी देते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं तो बालक और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करता है और अधिक मेहनत करता है। नकारात्मक का देखिए तो इसमें दंड, निंदा, आलोचना इत्यादि के साथ साथ हम बालकों को जो कही गई बातें कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, इस कथनों का प्रयोग किया जाता है जो कि नकारात्मकता भावना लाता है बालकों में और वह नकारात्मक सोचों से घिर जाता है। फिर है पुनर्बलन कौशल के घटक। तो पहला है छात्रों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना, दूसरा छात्रों द्वारा दिए जाने वाले सही उत्तरों को ब्लैक बोर्ड में लिखना, फिर है छात्रों के प्रयासों को मौन स्वीकृति से स्वीकार करना, धीरे धीरे छात्रों के समीप जाना तथा उनके प्रयासों को सराहना। फिर है हमारा छात्र सहभागिता कौशल। छात्र सहभागिता जो कौशल है यह क्रियात्मक प्रक्रियात्मक है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया जब अध्यापक अपने सभी छात्रों को सक्रिय रूप से कक्षा में गतिविधि में सहभागी बनाते हैं तो इसे छात्र सहभागिता कौशल कहते हैं। इसके अंतर्गत जो छात्र सहभागिता कौशल है इसके अंतर्गत सभी बालक जो हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से किसी प्रक्रिया या कार्य को पूर्ण करते हैं शिक्षक के अनुदेश के अनुसार या शिक्षक के कहे अनुसार। तो इससे जो सहभागिता की भावना है वो बढ़ती है और जो मानसिक योग्यता है वो भी बढ़ती है। फिर है प्रदर्शन कौशल। तो प्रदर्शन कौशल का अर्थ है कि मॉडल है या वीडियोस हैं या प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बालकों को विषय वस्तु के बारे में दिखाकर उन्हें प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें विषय वस्तु को समझा सकते हैं। इसके जो घटक हैं वह है प्रदर्शन की शैली स्पष्ट होनी चाहिए, दूसरा है प्रदर्शन की सामग्री या यंत्रों की उपलब्ध होना चाहिए, फिर है प्रदर्शित सामग्री का प्रकरण से संबंध होना चाहिए और उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें। मतलब यह है कि प्रदर्शन कौशल में
ऐसे मॉडल या ऐसे प्रोजेक्टर के माध्यम से ऐसे विषयों का चयन करना चाहिए जो स्पष्ट हों, जो बालक के समझ में आ सके, और ऐसे उचित दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और दृश्य प्रदर्शन जो सामग्री है उसके यंत्र भी उपस्थित या उपलब्ध होनी चाहिए। फिर है पाठ समापन कौशल। तो जिस प्रकार हम शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ प्रभावी होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार भी उसका समापन भी उतना ही आकर्षक व रोचक होना चाहिए, ताकि बालक जो है वो सभी सीखे हुए बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में धारण कर सके तथा उसका प्रयोग भी कर सके। मतलब यह है कि पाठ समापन जो कौशल है वह मुख्य रूप से बालकों में रोचकता होनी चाहिए या जिज्ञासा होनी चाहिए कि अब हम कल हम क्या, मतलब कल इस विषय वस्तु के बारे में और क्या क्या जानने वाले हैं, इस प्रकार की रोचकता होनी चाहिए। तो पाठ का समापन प्रारंभ तो बड़ा ही प्रभावी ढंग से कर लेते हैं शिक्षक, लेकिन पाठ का जो समापन है वह भी प्रभावी ढंग से करना चाहिए, ताकि बालकों में उस विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा बनी रहे और वह कल फिर से उस विषय वस्तु के बारे में थोड़ी और उसके बारे में पढ़ के आ सकें। फिर है पाठ समापन कौशल के घटक। तो पाठ समापन कौशल के घटक जो है वह है छात्रों में सहायता के पाठ के मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। फिर है पुनरावृत्ति वाले प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है छात्रों के प्रकरण के निष्कर्ष को प्राप्त करना चाहिए। उस संपूर्ण प्रकरण को छात्रों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए कहना चाहिए। मतलब यह है कि कोई भी शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो पढ़ाने के पश्चात जो उसका पाठ समापन करने वाले रहते हैं, तब उसके मुख्य बिंदुओं को बालकों के माध्यम से श्यामपट्ट पर लिखाना चाहिए और कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए और बालकों को उस पूरे विषय वस्तु का सारांश या उस काल अवधि में उन्होंने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, यह सब बालकों को पूछना चाहिए और बालक के माध्यम से अपने शब्दों में व्यक्त करने को कहना चाहिए। फिर है हमारा कक्ष प्रबंधन कौशल। तो इसके अंतर्गत आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही गुणों से लिया जाता है। कक्ष का प्रबंधन जितना बेहतर होता है, छात्र उतनी ही सहजता से सीखने का प्रयास करता है। तो इसके भी प्रकार हैं। तो पहला ये है कि कक्षा का वातावरण आकर्षक होना चाहिए, वहाँ की जो रंगाई पुताई है वो अच्छे से होना चाहिए, ताकि छात्रों के बैठने की जो व्यवस्था है वह भी अच्छी होनी चाहिए। फिर है सीखने की परिस्थिति। तो सकारात्मक होनी चाहिए, अर्थात अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र उसमें शामिल हो सकें। अब देखते हैं शिक्षण कौशल के एकीकरण। तो इस कौशल में ऐसा माना जाता है कि सभी शिक्षण कौशल किसी न किसी प्रकार से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः एक कुशल अध्यापक सभी शिक्षण कौशल के मुख्य बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए, ताकि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसे और भी रोचक और जिज्ञासापूर्ण बना सके। किसी भी विषय वस्तु को आकर्षक और मनोरंजन पूर्ण बनाने के लिए शिक्षण कौशल का प्रयोग कर सकते हैं कोई भी शिक्षक।